अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ातिमा कंवल। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों की फ़र्स्ट ऑनलाइन क्लास है बीएस थर्ड ईयर, और जो आपका कोर्स है वो है इन्वायरमेंटल जियोलॉजी, और आपका जो कोर्स कोड है वो है ENVS 501। और इस कोर्स की आपके इंचार्ज हूँ मैं, फ़ातिमा कंवल। और आज का जो आपकी फ़र्स्ट ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है, ये टॉपिक है एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस ऑफ द अर्थ। इसे हम डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं ये एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, और इसकी डिटेल को देखेंगे। ये टॉपिक आपका 3 क्लासेस में स्प्लिट होगा और सब टॉपिक्स होंगे, और ये पूरा टॉपिक आपका 3 क्लासेस में इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस को समझने से पहले आप ये समझें कि रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, आपको अच्छी तरह पता है कि मतलब आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट है कि रिसोर्स क्या होता है, लेकिन अगर रिसोर्स को बाय डेफिनेशन देखा जाए तो वो है स्टॉक और सप्लाई ऑफ मनी, materials, staff and other assets that can be drawn on by a person or organization in order to function effectively। रिसोर्स से क्या मुराद है कि रिसोर्स कुछ भी हो सकती है। वो मनी हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, कोई स्टाफ हो सकता है। इस रिसोर्स को कोई पर्सन या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल में लेकर आती है, किस लिए? अपने काम को, अपने फंक्शंस को इफ़ेक्टिवली सरअंजाम देने के लिए। मिसाल के तौर पर आपकी यूनिवर्सिटी है, आपकी यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स क्या है? यहाँ का स्टाफ, ठीक है, यहाँ पर कुछ मटेरियल्स हैं, कोई आपकी यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है वो आपकी यूनिवर्सिटी का एक रिसोर्स है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आपकी यूनिवर्सिटी फंक्शन कर रही है, अपना काम कर रही है, राइट। किसी भी ऑफिस का स्टाफ, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वो वहाँ का रिसोर्स होता है। अभी आप ये वर्चुअल क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपका रिसोर्स क्या है? एक अदद लैपटॉप आपका रिसोर्स है, या मोबाइल आपका रिसोर्स है, ठीक है, इंटरनेट आपका रिसोर्स है। इसके अलावा जो डिफरेंट वर्चुअल क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस कह लें, इसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, जैसे कि जूम है, गूगल मीट है, और ये आपकी पीपीटी का स्लाइड शो है, बिग ब्लू बटन है। ये तमाम सॉफ्टवेयर भी एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं आप लोग। किस लिए? एजुकेशन हासिल करने के लिए, अपना काम, एजुकेशन एक, ठीक है, उसको बेहतर करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए। तो ये तो हो गई बात रिसोर्स की। अब आप आ जाए नेचुरल रिसोर्स के ऊपर। ये तो एक जनरल रिसोर्सेस हमने डिस्कस किया। अब नेचुरल रिसोर्सेस क्या हैं? नेचुरल रिसोर्स इज़ समथिंग दैट इज़ फाउंड इन नेचर, ठीक है, एंड कैन बी यूज्ड बाय पीपल। लोग इस्तेमाल करते हैं, नेचर में अवेलेबल है, वो नेचुरल रिसोर्सेस कहलाती हैं। अर्थ नेचुरल रिसोर्सेस इंक्लूड क्या हैं? वो लाइट है आपकी, एयर है, वाटर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सॉइल, स्टोन्स, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स। ये तमाम के तमाम क्या हैं आपकी? ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसा कि अभी हमने बात की
कि जनरल बात की थी रिसोर्सेज के हवाले से, तो अगर उसको स्प्लिट कर दें, तमाम की तमाम रिसोर्सेज को स्प्लिट कर दें, तो वी हैव सर्टेन नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय नेचर, ठीक है, एंड देन वी हैव सर्टेन मैन मेड रिसोर्सेज मेड बाय ह्यूमन बींग्स, लोगों की बनाई हुई रिसोर्सेज हैं। जैसे अभी हमने इंटरनेट की बात की, लोगों ने बनाया है, सॉफ्टवेयर की बात की, लोगों ने बनाया है, ठीक है। एग्जाम्पल्स मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं, लैपटॉप की बात की थी, मोबाइल की बात की थी, व्हीकल्स हैं, रोड्स हैं, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो लोगों ने बनाई है, एंड दीज आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज। हमारा फोकस यहाँ है नेचुरल रिसोर्सेज पर, एज वी आर स्टडिंग इन्वायरमेंटल जियोलॉजी, तो हम नेचर के मुतालिक बात करेंगे। नेचर में आपके पास एयर, वाटर, पेट्रोलियम, ये तमाम चीज़ें जो आपको नेचर से मिल रही हैं, जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है, अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर आपकी अर्थ में उन्हें मौजूद रखा है, वो नेचुरल रिसोर्सेज आपकी कहलाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यही नेचुरल रिसोर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो नेचर ने आपको प्रोवाइड की है, ये नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम मज़ीद डिवाइड करें तो ये दो में डिवाइड की जा सकती है। एक है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ठीक है, और एक है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है इन जनरल, अगर आप डिक्शनरी में भी देखें तो एग्जॉस्ट का मतलब होता है कि भर जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है, एक लिमिट है वो क्रॉस कर जाना। तो जो रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में आपके पास अर्थ पर मौजूद हैं, वो आपकी एग्जॉस्टिबल कहलाएंगे। लिमिटेड से मुराद ये है कि एक वक्त आएगा जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप इनएग्जॉस्टिबल की बात करें तो ये वो रिसोर्सेज है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अर्थ पर मौजूद है, ख़त्म नहीं हो सकती या ख़त्म नहीं होंगी। रिसोर्सेज की ज़रूरत इंसान को अर्थ पर सरवाइव करने के लिए हर लम्हा है। आप सांस ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन को जो है इनहेल कर रहे हैं, वो आपकी रिसोर्स है। इन रिसोर्सेज के बग़ैर आप अर्थ पर सरवाइव नहीं कर सकते। तो इन रिसोर्सेज को समझने के लिए आप ये देखें कि ये एक अमेरिकन बॉर्न न्यू बॉर्न है, और इसे अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी पूरी लाइफ टाइम में जो अर्थ की नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितनी कितनी दरकार हैं, और वो इस अर्थ से हासिल कर रहा है। नमक की अगर बात करें, सॉल्ट, तो इंसान को, एक अमेरिकन बॉर्न की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, अमेरिकन बॉर्न इसलिए क्योंकि एक अमेरिकन बेबी जो है वो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है, और सबसे ज़्यादा जो है वो अर्थ को पॉल्यूट भी करता है। तो इसलिए हमें एक अमेरिकन न्यू बॉर्न की, या एक अमेरिकन शख्स, एक अमेरिकन इंसान की मिसाल यहाँ पर ली हुई है कि वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में इस अर्थ की कितनी नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम करता है। तो नमक, उसे सॉल्ट चाहिए होता है 33,193 पाउंड्स अपनी पूरी लाइफ टाइम में। इसी तरह उसे डिफरेंट स्टेजेस पर क्ले की ज़रूरत पड़ी है, तो वो है तकरीबन 11,500। इसके अलावा जिंक उसे चाहिए इस अर्थ से, वो इस्तेमाल करता है 539 पाउंड्स अपनी पूरी लाइफ टाइम में, ठीक है। इसके अलावा स्टोन, सैंड और ग्रेवल वो इस्तेमाल करता है 1.25 मिलियन पाउंड्स। पेट्रोल इस्तेमाल करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो 72,115 गैलन्स हैं।
इसके अलावा उसे लेड की भी ज़रूरत होती है। हालांकि लेड आपके लिए नुकसानदेह है, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं हम उसके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो भी हमें चाहिए। या हमें से मुराद हमारा ये है कि ये जो फिगर है, क्वांटिटी, ये कुछ कम होगी। ये एक अमेरिकन की बात हो रही है, लेकिन आप भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। हर इंसान जो है डिफरेंट कंट्री का इससे करीब तरीन ही होगा। किसी का कम होगा किसी चीज़ में, किसी का किसी चीज़ में ज़्यादा इस्तेमाल होगा। समझने की कोशिश करें। अच्छा, इसके अलावा नेचुरल गैस कितनी चाहिए इसे? 6.96 मिलियन क्यूबिक फीट चाहिए। सीमेंट कितना चाहिए इसे? इतना। आयरन ओर चाहिए होता है, बॉक्साइट चाहिए होता है, कोल चाहिए होता है, फॉस्फेट रॉक है, गोल्ड है और कॉपर है। ठीक है, ये एक चंद चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं, वैसे बेतहाशा और दूसरी चीज़ें हैं जो इंसान को चाहिए होती हैं। ये तो सिर्फ उस हवाले से बात हुई हुई है, मिनरल्स, मेटल्स और फ्यूल के हवाले से बात हुई हुई है। लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि ये वाटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज़ द नेचुरल रिसोर्स। आप एयर इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स है। आप खाना जो है यहाँ से प्लांट्स, एनिमल्स की सूरत में जो कंज्यूम कर रहे हैं, वो नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो अगर सिर्फ मिनरल्स, मेटल्स या फ्यूल की बात करें तो एन अमेरिकन बेबी विल रिक्वायर 3.11 मिलियन pounds of minerals, metals and fuel in their lifetime. ठीक है, इसी तरह ये एक और डाटा है जो बताता है कि हर साल 39,543 pounds of new material minerals must be provided for every person in the United States to make things we use every day. अब जैसा कि हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड हमारा जो है वो बढ़ चुका है। ठीक है, हमें हम लग्जरी की तरफ जाते जा रहे हैं। हमें दिन ब दिन नई नई चीज़ों की जो है वो ज़रूरियात महसूस होती जा रही है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बन भी रही हैं। अब जैसे जैसे जितना जितना सब बन रहा है, हमारा ये जो ये फिगर है ये बढ़ता जा रहा है। ये देखें, 9,073 पाउंड्स ऑफ स्टोन यूज़ करते हैं यूएस में। ठीक है, यूज़ टू मेक रोड्स, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, लैंडस्केपिंग एंड अदर केमिकल एंड कंस्ट्रक्शन यूजेस। सिर्फ इतना। ये स्टोन कहाँ से मिल रहा है आपको? ये आपको अर्थ से मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह हर साल इतना सैंड एंड ग्रेवल जो है वो यूज़ करते हैं, यूज़ टू मेक कंक्रीट, एसफॉल्ट, रोड। ये पर पर्सन की बात हो रही है, एक इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो चीज़ दरकार है उसकी बात हो रही है। एक इंसान को 616 पाउंड सीमेंट जो है वो यूज़ कर रहा है, या यूएस जो है इतना पर पर्सन के इस्तेमाल के लिए ज़मीन से एक्सट्रैक्ट कर रहा है और बना रहा है रोड, साइड वॉक्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग, स्कूल्स, हाउसेस। इसी तरह 330 पाउंड्स आयरन जो है वो यूज़ हो रहा है पर पर्सन, और वो किस चीज़ में यूज़ हो रहा है? उस शख्स की, उस स्पेसिफिक इंसान की बिल्डिंग बनाने में, उसके लिए कार बनाने में, या ट्रक या प्लेन या ट्रेन, ठीक है, ये बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। 422 पाउंड सॉल्ट यूज़ हो रहा है फूड में, एग्रीकल्चर में एंड सो ऑन, एंड वेरियस केमिकल्स में भी यूज़ हो रहा है। सिर्फ खाने में नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा फॉस्फेट है, फर्टिलाइज़र्स में यूज़ हो रहा है, एनिमल फीड में यूज़ हो रहा है, डायरेक्ट भी कंज्यूम हो रहा है, क्ले है। इन तमाम चीज़ों में ये फ्लोर, टाइल, डिनर वेयर, ठीक है, आपके बर्तन हैं, ब्रिक्स, सीमेंट, पेपर वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है। एलुमिनियम है, वो बिल्डिंग, बेवरेजेस, कंटेनर्स
ऑटोज़ एयरप्लेन्स बनाने में यूज़ हो रहा है। कॉपर है वो आपकी बिल्डिंग्स में यूज़ हो रहा है। कॉपर है आपका जो बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में, प्लम्बिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ हो रहा है। तो ये सालाना 13 पाउंड्स कॉपर एक बंदा यूज़ करता है अमेरिका में। ठीक है। लेड यूज़ किया जाता है बैटरीज़ में या कम्युनिकेशंस में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। जिंक भी इसी तरह मेटल्स में, और वेरियस मेटल्स एलॉयज, पेंट्स, रबर्स, स्किन क्रीम्स, हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन में आपका इस्तेमाल होता है। दैट इज़ 7 पाउंड्स। फिर सोडा ऐश है, ग्लास बनाने में यूज़ होता है, डिटर्जेंट में यूज़ होता है, मेडिसिन्स में यूज़ होता है, फोटोग्राफी में यूज़ होता है, फूड एडिटिव में, वाटर के ट्रीटमेंट में आप इसको इस्तेमाल करते हैं। मैंगनीज़ है, ऑलमोस्ट ऑल स्टील्स, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी और ट्रांसपोर्टेशन को मैंगनीज़ की ज़रूरत होती है। अदर नॉन मेटल, ठीक है, ये तो मेटल्स थे ये सारे। दूसरे इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, एलिमेंट्स ऐसे हैं, कंपाउंड्स ऐसे हैं जो यूज़ होते हैं ग्लास बनाने में, केमिकल्स बनाने में, साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, कंप्यूटर सेलफोन बनाने में, और भी बहुत सारी। और इसके अलावा जो यहाँ पर मैंशनड, उसके अलावा बहुत सारे मेटल्स यूज़ होते हैं जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में, टीवी में, वीडियो इक्विपमेंट्स में और दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये मेटल्स के बारे में बात हो गई। पेट्रोलियम कितना यूज़ होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपकी जो हैं वो 915 गैलन्स यूज़ होती हैं। और कोल आपका यूज़ होता है 5752 पाउंड्स। इसी तरह नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है हर साल, और 0.18 पाउंड्स ऑफ यूरेनियम भी यूज़ होता है टू जनरेट द एनर्जी ईच पर्सन यूजेज इन 1 ईयर, एक साल में। अच्छा, हमने रिसोर्स की बात कर ली, क्या होता है, हमने नेचुरल रिसोर्स की बात कर ली कि वो क्या होती हैं। अब हम देखते हैं जियोलॉजिक रिसोर्सेज को। अच्छा, जियोलॉजिक रिसोर्सेज पे जाने से पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज होती है ना स्टूडेंट्स, वो आप अर्थ के हर स्फेयर से हासिल कर रहे हैं। अर्थ के जो डिफरेंट स्फेयर्स हैं, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है और बायोस्फेयर है, इन तमाम स्फेयर से आप नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर से आपको अच्छी तरह पता है आप क्या क्या चीज़ें जो है वो एटमॉस्फेयर से हासिल कर रहे हैं। ठीक है। और मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एयर है, वाटर है, बारिश आ रही है, ये तमाम चीज़ें आपकी एटमॉस्फेयर से आ रही है। हाइड्रोस्फेयर से आप तमाम का तमाम आपका जो ग्राउंड वाटर है, वो जो सरफेस वाटर है, वो आपके हाइड्रोस्फेयर में आता है और आप उससे रिसोर्सेज हासिल कर रहे हैं, पानी हासिल कर रहे हैं। या अगर देखा जाए तो कोल आपका जो है, कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, वो भी आपको समंदर से अगर हासिल हो रही है तो फिर आप उससे जो उसकी सोर्स है वो कहेंगे हाइड्रोस्फेयर। उसी तरह लिथोस्फेयर, ज़मीन से जो चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो तमाम चीज़ें आपकी लिथोस्फेयर में आ जाएगी। और बायोस्फेयर, आपका जितना भी फूड है, एनिमल्स हैं, मेडिसिन आप हासिल कर रहे हैं, या आप लेदर भी, अगर लेदर इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, या कॉटन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम या तो एनिमल से आ रही है। फॉर सिल्क है, सिल्क भी या तो किसी एनिमल से आ रहा है, या फिर कॉटन फॉर एग्जांपल अगर है तो वो किसी प्लांट से आ रही है। डायरेक्ट फूड के तौर पे भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप इनसे मेडिसिन्स भी जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। या अगर आप उससे हर चलें बता देते हो, अगर वाटर ट्रीटमेंट भी अगर आप कर रहे हैं तो, और उस वाटर ट्रीटमेंट में भी अगर आप किसी प्लांट का इस्तेमाल कर रहे हैं
तो वो भी आपका किसमें आ गया, बायोस्फीयर में आ गया। तो आप अर्थ की तमाम स्फीयर से जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हासिल कर रहे हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जियोलॉजिक रिसोर्सेज की। जियोलॉजिक रिसोर्सेज वैल्यूएबल मटेरियल्स ऑफ जियोलॉजिक ओरिजिन दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी अर्थ। अच्छा, अब ये जो जियोलॉजिक रिसोर्सेज होती है ना स्टूडेंट, ये ज़्यादातर जो रिलेटेड है वो आपके ज़मीन से है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर का डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बायोस्फीयर का भी डायरेक्ट कोई ताल्लुक़, बल्कि ज़मीन अर्थ की जो लिथोस्फीयर है उससे जो जितना कुछ रिलेटेड है ना वो आपकी जियोलॉजिक रिसोर्सेज कहलाती है। लेकिन ये जियोलॉजिक रिसोर्सेज का ताल्लुक़ आपकी अर्थ की हर स्फीयर से इनडायरेक्टली ज़रूर है। हाइड्रोस्फीयर से भी है, बायोस्फीयर से भी है और एटमॉस्फेयर से भी है। मिसाल के तौर पर हमने बात की थी पेट्रोलियम और कोल जो हैं ये कब बनते हैं, जब ऑर्गेनिज़म्स आपके प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं वो मर जाएं, सालों साल दफन हुए हो पानी में, तो फिर वो जो है लाखों साल बाद आपको इससे पेट्रोलियम या कोल प्रोडक्ट्स मिल जाती है। तो ये है तो जियोलॉजिक रिसोर्स, लेकिन ये बनी कहाँ, पानी में बनी। इसी तरह नमक आपका जो है वो भी आपको मिल जाता है, ये भी जियोलॉजिक रिसोर्स है, सही है। वीदरिंग जो आपका वेदर और इरोजन हमने पढ़ा था, ठीक है। वेदरिंग के नतीजे में जो आपको मिनरल्स मिलते हैं, वेदरिंग का जो फिनोमिनन है वो किस तरह बूस्ट होता है, आपके एटमॉस्फेरिक जो है वो इंटरेक्शन से या हाइड्रोस्फेरिक इंटरेक्शन से होता है। मतलब वेदरिंग के जो एजेंट्स हैं वो क्या हैं वो आपने डिटेल में डिस्कस किए थे। और ह्यूमंस ये बायोस्फीयर तो डायरेक्टली हर स्फीयर्स के साथ इंटरेक्शन में है। अच्छा, ये एक सेइंग है कि इफ़ इट कांट बी ग्रोन इट मस्ट बी माइंड, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उगाई नहीं जा सकती तो लेकिन वो मौजूद है, आप उसे ज़मीन से निकालें माइन कर। टाइप्स ऑफ जियोलॉजिक रिसोर्सेज हम पढ़ लेते हैं। जियोलॉजिक रिसोर्सेज आर ग्रुप्ड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। एनर्जी रिसोर्सेज में है, मेटल्स है और नॉन मेटेलिक रिसोर्स है। ये जियोलॉजिक रिसोर्सेज की टाइप्स है, एनर्जी, मेटल और नॉन मेटल। एनर्जी रिसोर्सेज में आपकी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल, यूरेनियम, जियोथर्मल रिसोर्सेज आ गई। मेटल्स में आपके पास आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये तमाम चीज़ें आ गई। और नॉन मेटेलिक में आपके पास सैंड और ग्रेवल, लाइमस्टोन, बिल्डिंग स्टोन, सॉल्ट, सल्फर, जेम्स हो गए डिफरेंट, जिप्सम, फॉस्फेट्स और ग्राउंड वाटर, ये तमाम की तमाम आपकी जो है वो नॉन मेटेलिक रिसोर्सेज में आ गई। नॉन मेटालिक को फर्दर जो है वो इलस्ट्रेट किया गया है कि नॉन मेटालिक में भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स होते हैं, जैसे सैंड, ग्रेवल, स्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम। एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर में आपको ये फॉस्फेट, नाइट्रेट और पोटेशियम कंपाउंड्स एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ें कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं। रॉक सॉल्ट, सल्फर, एस्बेस्टोस, ये आपको इंडस्ट्रियल यूजेस में आता है। मिल कहाँ रहा है, मिल ज़मीन से रहा है आपको। ये तमाम की तमाम जियोलॉजिक रिसोर्सेज हैं। जेमस्टोन्स, डायमंड्स, रूबीज़ में जो हैं आपके एमरल्ड्स हैं, ये आपके जेमस्टोन के तौर पर यूज़ होते हैं। इसी तरह ग्लास, सैंड, फ्लोराइड, डायटोमाइट और ग्रेफाइट, ये आपके डिफरेंट हाउस होल्ड पर्पजेस के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, अब जो है वो हम क्लासिफाई कर देते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, ठीक है। There are various methods of categorizing natural resources. These include origin,
स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड बाय देयर रिन्यूएबिलिटी। अच्छा, बेसिस ऑफ ओरिजिन की बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज आपकी दो तरह की होती हैं, एक बायोटिक होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज और एक एबायोटिक होती है। ये ओरिजिन की बेसिस पर है कि वो निकल कहाँ से रही हैं, आप हासिल कहाँ से कर रहे हैं उन रिसोर्सेज को। बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर। अभी हमने बात की थी ना, नेचुरल रिसोर्सेज आपकी हर स्फीयर से आ सकती है। तो बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, लिविंग एंड ऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि फॉरेस्ट, एनिमल्स, इनसे हासिल कर रहे हैं। ये खुद भी रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट और एनिमल, और इनसे जो चीज़ें आप हासिल कर रहे हैं वो भी रिसोर्सेज में आएंगी, बायोटिक रिसोर्सेज में आएंगी। इसी के अलावा फॉसिल फ्यूल्स जो आपकी हैं, जैसे कोल है या पेट्रोलियम है, आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। क्यों? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम डीकेड ऑर्गेनिक मैटर। अभी बात की थी कि जब प्लांट्स और एनिमल्स का जो है वो दफन हो जाते हैं और उनमें डिकम्पोजिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो फिर आपको हज़ारों करोड़ों साल बाद जो है वो ऑयल की फॉर्म में या कोल की फॉर्म में आपको वो मिल जाता है। तो चूँकि उनका ओरिजिन क्या था, कोई प्लांट या कोई एनिमल था, तो इसलिए वो भी फॉसिल फ्यूल भी आपकी बायोटिक रिसोर्स है। समझ में आ रही है बात? एबायोटिक क्या है? Abiotic resources are those that come from non-living या नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से आपको हासिल हो रही हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इनकी? लैंड, ज़मीन, फ्रेश वाटर, ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं मिल रहा आपको, एयर, रेयर अर्थ मटेरियल्स एंड हैवी मेटल्स इंक्लूडिंग ओर्स सच एज गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। ये सारी की सारी आपकी एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेस हैं, राइट। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है इन नेचुरल रिसोर्सेज को इनकी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। मतलब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जो पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाती हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज एक्चुअल रिसोर्सेज कहलाती हैं, कुछ कहलाती है रिजर्व रिसोर्सेज और कुछ कहलाती है स्टॉक रिसोर्सेज। इनको समझने की ज़रूरत है। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं? पहले ये पढ़ लेते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर दोज दैट मे बी यूज्ड इन द फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम in sedimentary rocks that until drilled out and put to use remains a potential resource. Potential resource वो resource है स्टूडेंट कि अभी डिस्कवर्ड नहीं हुई, राइट। हमें पता है कि ये पेट्रोलियम किसी सेडिमेंट्री रॉक में मौजूद है, वो कहाँ है, कितना है, ये हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि मौजूद है। फ्यूचर में आपके इस्तेमाल में आ सकता है। जब आप इस काबिल हो जाएं कि आप जान लें कि वो कहाँ है और किस क्वांटिटी में है और उसे कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स हो जाएगा। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या हैं? दोज रिसोर्सेज दैट हैव बीन सर्वेड, क्वांटिफाइड एंड क्वालिफाइड and are currently used development such as wood processing depends on the technology and cost. Actual resources वो हैं जो आप जानते तो थे कि यहाँ है, मौजूद है, लेकिन अब वो सर्वे भी की जा चुकी है, यानी कंफर्म की जा चुकी है कि हाँ ये है, क्वांटिफाइड भी हो चुकी है, ये भी पता चल गया है कि वो कितनी है, क्वालिफाइड भी हो चुकी है। क्वालिफाइड से क्या मुराद है कि उसकी क्वालिटी का आपको पता चल गया है कि हाँ अगर हम इसे निकालेंगे तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, तो वो आपकी एक्चुअल रिसोर्सेस में शामिल हो जाता। पहले पोटेंशियल रिसोर्सेज पहले थी, अब वो आफ्टर सर्वे, आफ्टर क्वांटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन, अब वो एक्चुअल रिसोर्स में तब्दील हो चुकी है, ठीक है।
अब बात करते हैं रिज़र्व रिसोर्सेज की। स्टूडेंट्स, रिज़र्व एक्चुअल में आएगा, यानी एक जगह का सर्वे कर लिया, क्वांटिफाई कर लिया और क्वालिफाई कर लिया। अब रिजर्व रिसोर्स क्या है? द पार्ट ऑफ एन एक्चुअल रिसोर्स दैट कैन बी डेवलप प्रॉफिटेबल इन द फ्यूचर। अब एक चीज़ है, आपने वो क्वांटिफाई भी कर ली, क्वालिफाई भी कर ली, सर्वे भी कर ली। अब आप ये देखते हैं कि क्या आपके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इस तरह का इक्विपमेंट है कि आप इस नेचुरल रिसोर्स को निकाल सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। और अगर आप उसे निकालेंगे तो क्या वो इतनी है कि उसको निकालने के बाद आपको इतना प्रॉफिट, उसको बेचने के बाद आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा कि जो आपने जितना भी सर्वे किया या आपने जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए उसकी एक्सट्रैक्शन में, वो तमाम का तमाम बैलेंस हो गया। अगर वो तो कोई रिसोर्स आप निकालें और उससे आपको प्रॉफिट हो, ठीक है, तो वो रिज़र्व रिसोर्स में आएगा। यानी एक्चुअल रिसोर्स आपको पता लग गया कि भाई यहाँ पर फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में गैस मौजूद, नेचुरल गैस मौजूद है, ठीक है, लेकिन वो नेचुरल गैस निकालने में आपको जो है वो जितनी निकल रही है ना, वो आपको फ़ायदा नहीं होगा उसका, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट कम होगा। तो आप क्या करेंगे? उसको छोड़ दोगे, आप उसकी तरफ नहीं जाओगे। तो एक एक्चुअल रिसोर्स तो है, लेकिन अब वो रिज़र्व रिसोर्स नहीं है, क्योंकि आप उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट। इस तरह फिर आप आ जाएं स्टॉक रिसोर्सेज पर। दोज डेट हैव बीन सर्वेड बट कैन नॉट बी यूज ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर यही बात समझ में आ रही है, इसको रिजर्व का ऑपोजिट कर लें, यानी सर्वे भी कर लिया, सब कर लिया, लेकिन ये रिसोर्स आपको पता भी है यहाँ इतनी मौजूद है, आपने क्वांटिटी भी इसकी निकाल ली कि इतनी इतनी मौजूद है, लेकिन आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उससे आज प्रेजेंट डे में उसको, हो सकता है फ्यूचर में आप निकाल सकें उसे, लेकिन आज आपके पास वो टेक्नोलॉजी लैक कर रही है कि आप उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो वो आपकी स्टॉक रिसोर्सेज में आ गई। यानी स्टॉक से क्या मुराद है? अभी वो आपके पास नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकती है जब आपके पास उस तरह की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है हाइड्रोजन। गॉट इट? अच्छा, इसी रिसोर्स व रिजर्व को ज़रा समझने की कोशिश करें। ये देखें, रिसोर्सेज क्या हैं? द टोटल अमाउंट ऑफ वैल्यूबल जियोलॉजिक मटेरियल्स इन ऑल डिपॉजिट्स डिस्कवर्ड एंड अनडिस्कवर्ड। मिसाल के तौर पर ये जो आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है स्टूडेंट, इसको देखें और इसको अज्यूम करें कि ये अर्थ है, और अर्थ पर पूरी अर्थ, और आप एक चीज़ आप समझ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लें नेचुरल गैस ले लें, ठीक है। नेचुरल गैस आपके अर्थ पर डिफरेंट जगहों पर मौजूद है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मौजूद है, डिफरेंट कंट्रीज़ में मौजूद है, डिफरेंट सिटीज़ में मौजूद है। ये आपकी रिसोर्स कहलाएगी, क्योंकि ज़मीन पर तो मौजूद है। हाँ, डिस्कवर नहीं हुई वो अलग बात है, लेकिन जितनी भी मौजूद है, चाहे वो डिस्कवर्ड हो या अनडिस्कवर्ड हो, टोटल नंबर ऑफ दैट नेचुरल गैस जो है वो आपका रिसोर्स में आएगा। आपकी अर्थ पर मौजूद है, आपको पता है नहीं पता, डिस्कवर हुई है नहीं हुई, क्वांटिफिकेशन उसकी आपने की है नहीं की, क्वालिफिकेशन आपने उसकी की है नहीं की, इट डजेंट मैटर, लेकिन अर्थ पर मौजूद है। फिर आप आ जाए रिजर्व्स पर। डिस्कवर्ड डिपॉजिट्स ऑफ जियोलॉजिक रिसोर्सेज। डिस्कवर्ड हो गया, अब रिसोर्स का पार्ट कुछ डिस्कवर्ड हो गया, वो रिजर्व कहलाएगा। डिस्कवर्ड डिपॉजिट्स ऑफ जियोलॉजिक रिसोर्सेज दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड। डिस्कवर भी हो गया और अब एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं आप उसे इकोनॉमिकली एंड लीगली अंडर प्रेजेंट कंडीशन, ठीक है। आप उस रिसोर्स का, यानी हो सकता है पाकिस्तान में और बहुत जगह पर नेचुरल गैस मौजूद हो, लेकिन आपको नहीं पता, मगर मौजूद है, तो वो रिसोर्स है। लेकिन रिज़र्व क्या है? बलूचिस्तान। सुई गैस जो है, सुई के मकाम से अगर आपको मिल गई तो सुई वाला जो है वो आपका रिज़र्व में आएगा।
सिंध में आपको कुछ जगहों से जो है नेचुरल गैस मिल गई है, तो वो आपका रिज़र्व में आएगा। हो सकता है पंजाब में भी कहीं हो, क्योंकि अभी डिस्कवर नहीं हुई है, लेकिन अगर वो मौजूद है तो वो रिसोर्स है, इन फ्यूचर वो रिज़र्व बन जाएगा। रिज़र्व बनने के लिए ये भी ज़रूरी है कि वो इकोनॉमिकली फ़ीज़िबल हो, उसे निकालना वही प्रॉफिटेबल हो, यानी ऐसा ना हो कि उसको निकाला और फिर उसके बाद अगर उसे बेचा तो आप खसारे में रहो। ऐसी रिसोर्स हम निकालते ही नहीं हैं, ठीक है। लीगल हो सब कुछ, ठीक है। आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद हो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो आपका रिज़र्व में आएगा। तो रिसोर्स एक बड़ा पार्ट होता है और उसके अंदर होता है रिज़र्व। ये वो एरिया है जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, आपने डिस्कवर कर लिया है, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आपकी जो है वो बायोटिक और एबायोटिक नेचुरल रिसोर्स थी। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आपकी पोटेंशियल, एक्चुअल और स्टॉक रिसोर्सेज थी, ठीक है। थर्ड है आपका रिकवरी रेट की बेसिस पर नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरीज। रिकवरी रेट तो वो है आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती हैं? रीन्यूएबल, ठीक है। री अगेन न्यू, नया, एबल। एबल समझते हैं आप कि जो है दोबारा से रीजनरेशन वाली बात आ गई कि रीन्यू हो जाना दोबारा से। रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती है जो नेचुरली खुद ब खुद दोबारा ज़िंदा हो जाए, या एक कटोरा अगर ख़ाली हो गया है तो वो नेचुरली दोबारा भर जाए, रिप्लेनिश्ड हो जाए। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज लाइक सनलाइट। सनलाइट क्या है? कभी ख़त्म नहीं होगी, राइट, जब तक क़यामत नहीं आती। एयर, विंड, वाटर एक्सेट्रा, ये आपकी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। आर कंटिन्यूसली अवेलेबल, हर वक्त मौजूद हैं। एंड देयर क्वान्टिटीज़ आर नॉट नोटिसेबल अफेक्टेड बाय ह्यूमन कंजम्पशन। और इंसान इसे जितना भी इस्तेमाल कर ले वो ख़त्म नहीं होगी। हवा को आप जितना इस्तेमाल कर लो वो ख़त्म नहीं होगी। दो मैनी रिन्यूएबल रिसोर्सेज डू नॉट हैव सच रैपिड रिकवरी रेट, दिस रिसोर्सेज आर ससेप्टेबल टू डिप्लीशन बाय ओवर यूज़। लेकिन हाँ, कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी हैं जो कि अगर आप उसका ओवर यूज़ करें तो वो ख़त्म हो सकती है, या उनका रिकवरी रेट बहुत स्लो हो जाएगा। वो आप समझ जाएंगे क्या है। रिसोर्सेज फ्रॉम अ ह्यूमन यूज़ perspective are classified as renewable as long as the rate of replenishment recovery exceeds that of the rate of consumption। अच्छा, ये डेफिनेशन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। देख लें कि रिसोर्सेज फ्रॉम अ ह्यूमन यूज़ परस्पेक्टिव आर क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल। वो तब तक रिन्यूएबल कहलाती है रिसोर्स जब तक कि उसका रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट रिकवरी यानी कि ज़्यादा हो रेट ऑफ कंजम्पशन से, यानी जिस रेट पे वो कंज्यूम हो रहा है उससे ज़्यादा रेट पे वो दोबारा भर रहा है, तो वो रिन्यूएबल कहलाएगा। समझ में आ रही है ये बात? एक चीज़ जो है वो जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बरअक्स वो, अगर आप एट द रेट ऑफ 2 उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एट द रेट ऑफ 4 भर भी रहा है, तो वो आपकी रिन्यूएबल या रिसोर्स कहलाएगी। नेक्स्ट है आपकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अच्छा जी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इधर फ्रॉम स्लोली, ठीक है, और डू नॉट नेचुरली फॉर्म इन द एनवायरनमेंट। या तो वो सिरे से बनती ही नहीं है दोबारा, अगर एक दफ़ा इस्तेमाल हो गई तो ख़त्म हो जाती है, या इतना स्लो बनती है कि वो रिन्यूएबिलिटी की डेफिनेशन को फुलफ़िल नहीं कर रही होती, ठीक है।
रिन्यूएबल रिसोर्सेज वही होती है जो आपकी विदिन जो लेटेस्ट जनरेशन्स हैं उसमें ही बन जाए। लेकिन अगर हम ऑयल और गैस की बात करें ना, तो आज से करोड़ों साल बाद दोबारा अगर ये दुनिया रहती है तो अगेन दोबारा ज़मीन में ऑयल और गैस रिफ़िल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो सारे लोग, जानवर हैं, इंसान हैं, प्लांट्स हैं, ये मर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? तो वो अभी बरियल के प्रोसेस में है, लेकिन इसको ऑयल और गैस बनने में करोड़ों साल का अरसा रिक्वायर्ड है। तो बन तो वो दोबारा रही है, मगर वो बहुत स्लो बन रही है। विदिन फ्यू जनरेशन्स नहीं बन रही, बहुत सारी जनरेशन्स गुजर जाएंगी, उसके बाद इस ज़मीन को दोबारा वो मिलेंगी। तो इसलिए हम उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में कैटेगराइज करते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? लेकिन बन रही है, लेकिन बहुत स्लो। या तो नॉन रिन्यूएबल की डेफिनेशन क्या है? सिरे से बनेगी ही नहीं दोबारा, डू नॉट नेचुरली फॉर्म इन द एनवायरनमेंट, या अगर बनेगी तो बहुत स्लो बनेगी। ठीक है। मिसाल के तौर पर जो है मिनरल्स हैं, मिनरल्स आर द मोस्ट कॉमन रिसोर्स इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। मिनरल्स आप इस्तेमाल कर लो, ख़त्म हो गए। फ्रॉम द ह्यूमन परस्पेक्टिव रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल when their rate of consumption exceeds the rate of replenishment recovery। वही बात आ गई कि आप जो कंजप्शन है वो ज़्यादा है और रिकवरी, रिप्लेनिशमेंट उसकी बहुत कम है। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस आर फॉसिल फ्यूल्स। इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो और बनेगा बहुत देर में। विच आर इन दिस कैटेगरी बिकॉज देयर रेट ऑफ फॉर्मेशन एक्सट्रीमली स्लो, पोटेंशियली मिलियन ऑफ ईयर्स। सही है, मीनिंग दैट दे आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। Some resources actually naturally deplete in amount without human interference. The most notable of these being radioactive elements such as uranium। अच्छा, ये बात बताई गई है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ह्यूमन मुदाखलत नहीं, ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, वो नेचुरली ख़त्म हो रही है। मिसाल के तौर पर यूरेनियम है, ठीक है, वो खुद ब खुद ही डिके हो रहा है, उसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। ऑफ दीज द मेटेलिक, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आपको समझ में आ गई। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप्स, एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अब इसका रिलेशन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल के साथ बनाने की कोशिश करो। Exhaustible resources are those natural resources that are available in limited quantity। ये बात हमें पता है। मिसाल के तौर पर कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन अबेंडेंस, और नॉन एग्जॉस्टिबल ख़त्म नहीं होंगी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी रिसाइकिल्ड एंड रिप्लेनिश्ड। The solar energy is renewable and non-exhaustible resources। सही है, सोलर एनर्जी जो है ना वो एक रिन्यूएबल भी है, यानी ख़त्म ही नहीं हो रही, एंड नॉन एग्जॉस्टिबल है। वाटर उसके बरक्स एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, पता है आपको, वाटर पानी, ठीक है, ये पढ़ते आ रहे हैं कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन एग्जॉस्टिबल है। क्यों? अगर आप इसका ओवर यूज़ करोगे तो फिर ये डिप्लीट हो जाएगा। अगर आप लिमिट में रहते हुए इस्तेमाल करोगे तो ये रिन्यू होता रहेगा, लेकिन अगर आप लिमिट से एक्सीड कर गए तो फिर ये एग्जॉस्टिबल है, ख़त्म हो जाएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा। ये जो पानी की शॉर्टेज आज आप फेस कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वाटर को सही से हमने मैनेज नहीं किया हुआ, ओवर यूज़ कर रहे हैं हम पानी का। सोलर एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर आप ओवर यूज़ भी करोगे ना तो भी वो ख़त्म नहीं होगी। हवा है, हवा का अगर आप ओवर यूज़ करोगे वो तब भी ख़त्म नहीं होगी। तो वो रिन्यूएबल भी है और नॉन एग्जॉस्टिबल भी है। लेकिन पानी अगर ओवर यूज़ किया तो ख़त्म हो सकता है, जो कि आप देख रहे हैं कि दुनिया से पानी ख़त्म हो रहा है। पानी एक रिन्यूएबल रिसोर्स थी, मगर उसका गलत इस्तेमाल, बेजा इस्तेमाल, लैक ऑफ मैनेजमेंट ने क्या किया
कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स को नॉन रिन्यूएबिलिटी की तरफ हम ले जा रहे हैं. इट मे एग्जॉस्ट वन डे इफ़ यूज्ड विदाउट एनी कंसर्न, राइट. अच्छा, ये आज के लेक्चर की लास्ट स्लाइड है और इसमें जो है वो नेचुरल रिसोर्स को ज़रा एलोबरेट किया गया है कि नेचुरल रिसोर्स से आपको क्या फ़ायदे हासिल होते हैं. नेचुरल रिसोर्स आर यूजफुल रॉ मटेरियल्स दैट वी गेट फ्रॉम द अर्थ, ये आपको पता है. दे अकर नेचुरली, ऑफ कोर्स मैन मेड नहीं है, नेचुरली प्रेजेंट है, which means that human cannot make natural resources. Instead, we use and modify natural resources in ways that are beneficial to us. हम इन नेचुरल रिसोर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, उसमें बना नहीं सकते. सही है. द मटीरियल्स यूज इन ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स आर नेचुरल रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स अपना मैंने अभी हमने जो शुरू की स्लाइड्स में डिस्कस किया था, लैपटॉप है या कोई सॉफ्टवेयर है या इंटरनेट है, ये हमने बनाया है. बेशक इंसान ने बनाया है ह्यूमन मेड, लेकिन उसने जिन मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए बनाया है वो नेचुरल रिसोर्सेज से आ रही हैं, राइट. लैपटॉप बनाया है, लैपटॉप बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार हैं वो कहाँ से आ रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. अच्छा, नेचुरल रिसोर्स आपकी एयर है. एयर आपको क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रही है. एयर आपको विंड एनर्जी दे रही है. एयर से विंड टर्बाइन चलाते हैं ना आप, जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं टायर्स में, या इसके अलावा आप सांस ले रहे हैं. ठीक है. एनिमल्स नेचुरल रिसोर्सेज से क्या फ़वाइद आपको हासिल हो रहे हैं, या क्या सर्विसेज आपको, या क्या प्रोडक्ट आपको हासिल हो रही है. फूड में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. एनिमल्स का मिल्क है, चीज़, स्टेक, बेकन, या कपड़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं. अभी हमने डिस्कस किया था वूल, स्वेटर, सिल्क, शर्ट्स, लेदर, बेल्ट. ठीक है. मेडिसिन में भी आप इसको जो है वो इस्तेमाल, मेडिसिन के तौर पे भी आप बहुत से जो है वो जानवरों का कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं. कोल से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो आपका ज़िंदगी का पहिया चलता है. मिनरल्स हैं, कॉइन्स, वायर, स्टील, एल्यूमिनियम कैंस, ज्वेलरी, इन चीज़ों में इस्तेमाल हो रहे हैं. फूड में भी इस्तेमाल हो रहे हैं आपके, मेडिसिन के तौर पे भी यूज़ हो रहे हैं. नेचुरल गैस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इस्तेमाल हो रही है, या हीटिंग पर्पस के लिए आपके जो चूल्हे जल रहे हैं, बॉयलर्स हैं, वहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं. ऑयल इलेक्ट्रिसिटी के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं आप. इससे फ्यूल, कार की फ्यूल, व्हीकल्स की फ्यूल्स के लिए यूज़ कर रहे हैं. एयरप्लेन्स में यूज़ कर रहे हैं. प्लास्टिक जो बना रहे हैं आप, उसमें भी आप ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं. प्लास्टिक अगेन एक मैन मेड प्रोडक्ट है, मैन मेड है, लेकिन बनाया किससे, ऑयल से, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है. प्लास्टिक एक मैन मेड रिसोर्स है, मगर वो बनी किससे, एक नेचुरल रिसोर्स से. प्लांट्स आपके हैं, वुड आप उससे हासिल कर रहे हैं, आप पेपर हासिल कर रहे हैं, कॉटन, क्लोथिंग, फ्रूट्स, वेजिटेबल, मेडिसिन, ये तमाम आपकी प्लांट्स से आ रही हैं. सनलाइट आपकी है, सनलाइट आप सोलर पावर है, इससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के लिए भी जो है आपका सनलाइट आपकी यूज़ हो रही है. फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस होगी तो प्लांट्स जो हैं वो होंगे, प्लांट्स होंगे तो फिर आपका फूड होगा, एंड सो ऑन. वाटर आपको जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा है, यानी वो अगेन इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं आप. या ड्रिंकिंग पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, या कुकिंग पर्पस के लिए आप इसको यूज़ कर रहे हैं, क्लीनिंग पर्पस आप इसको यूज़ कर रहे हैं. तो ये एक तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गई जो हमने डिस्कस की. इसके अलावा और भी बहुत सारी है, और ये वो सर्विसेज हैं जिसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट स्टूडेंट्स. तो जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है, तरक्की कर रही है, हमारी डिमांड्स बढ़ रही हैं, इन चीज़ों की डिमांड्स हमारी बढ़ रही हैं. इंसान को सर्वाइव करना है तो इन चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है, तो डायरेक्टली इन चीज़ों की भी डिमांड बढ़ रही है. तो
ये आपका जो है वो एक इंट्रोडक्शन था एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को। हम अपनी नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये एक नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से ओवरव्यू था। ठीक है, ये आपकी फ़र्स्ट ऑनलाइन क्लास थी। आई होप कि आप लोगों की समझ में आई होगी। इंशाल्लाह इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू क्लास।